हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है बिल्डन परिवार में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कोशिका। तो कोशिका में हम लोगों का जो एक दो टॉपिक छूट गया था। जैसे हमारा टॉपिक छूटा था डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो डीएनए और गुणसूत्र और आरएनए, ये जो पदार्थ हैं, पाए कहाँ जाते हैं? तो दोस्तों, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? ये दोस्तों पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो केंद्रक के लिए दोस्तों थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर एक गोल संरचना पाई जाती है। मान लीजिए एक संरचना पाई जाती है। ये आपकी जो संरचना है, इसे हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों? इसे हम लोग मानते हैं केंद्रिका। केंद्रिका की खोज की बात की जाए दोस्तों, तो खोज किसने किया था? केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। कौन किया था दोस्तों? फोंटाना ने। और नामकरण की बात की जाए दोस्तों, तो केंद्रिका का नामकरण किसने किया था दोस्तों? तो ब्राडमैन ने किया था। ब्राडमैन ने किया था। तो दोस्तों, अगर इसे में बात की जाए तो जो केंद्रिका है, केंद्रिका के बगल में ही एक धागेनुमा संरचना होती है। ऐसे धागेनुमा जो संरचना गई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन धागे बोलते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग बात करें क्रोमैटिन धागे की, तो जब क्रोमैटिन धागे क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने के बाद छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। जब क्रोमैटिन धागे सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, तो यह क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाते हैं दोस्तों। अब बात करें केंद्रिका, तो केंद्रिका के अंदर जो पाया जाता है, जो केंद्रिका हमारी होती है, ये प्रोटीन, डीएनए और आरएनए का एक समूह होता है। तो अगर प्रोटीन की बात की जाए दोस्तों, तो केंद्रिका के अंदर जो प्रोटीन होता है वो 85% पाया जाता है, और जो डीएनए होता है दोस्तों, ये 10% पाया जाता है। अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो यह 5% पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्रोमोसोम है, डीएनए है, आरएनए है, तो हम लोग सबसे पहले डीएनए को पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डीएनए के विषय में देखते हैं। तो जो आपका डीएनए होता है दोस्तों, यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। डीएनए, आरएनए और क्रोमैटिन धागे। अगर हम लोग बात करें दोस्तों डीएनए और आरएनए क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार की क्या होती है? ये प्रोटीन होती है दोस्तों। क्या होती है? प्रोटीन होती है। और क्रोमैटिन धागे से ही तो आपका क्रोमोसोम बना है या गुणसूत्र बना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म की बात की जाए दोस्तों, तो डीएनए की फुल फॉर्म की बात की जाए तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें दोस्तों जो डीऑक्सी राइबोज है, क्या होती है दोस्तों? तो जो डीऑक्सी राइबोज है, एक प्रकार की शर्करा होती है दोस्तों। क्या होती है? शर्करा होती है, या शुगर कह सकते हैं आप इसे। यह जो आपका डीऑक्सी राइबोज है, जो शर्करा है, कैसी शर्करा होती है? तो यह दोस्तों 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। तो इसे हम लोग पेंटोज शर्करा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? पेंटोज शर्करा कहेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, अगर इसकी बात की जाती है दोस्तों, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है। क्या होता है दोस्तों? तो न्यूक्लियोटाइड्स का समूह होता है दोस्तों। अब और बड़ी समस्या कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें एक कार्बन के अणु
एक कार्बन के अणु, एक कार्बन का अणु है और जिसमें 3 अणु और जुड़े होते हैं। और जुड़े होते हैं। अब दोस्तों बात की जाए तो जो एक कार्बन के अणु है जिसमें 3 अणु और जुड़े हैं, तो अब ये 3 अणु और कौन से हैं दोस्तों? तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 3 अणु कौन से हैं। तो फर्स्ट की बात की जाए दोस्तों तो फर्स्ट हमारा आता है पेंटोज शर्करा आती है दोस्तों। पेंटोज शर्करा। सेकंड की बात की जाए दोस्तों तो सेकंड आता है हमारा फास्फोरिक अम्ल या समूह कह सकते हैं दोस्तों। फास्फोरिक अम्ल या फास्फोरिक समूह कह सकते हैं। और जो हमारा थर्ड आता है दोस्तों तो ये आता है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार दोस्तों, इसे हम लोग बेस भी कह सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो दोस्तों फास्फोरिक अम्ल, तो इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो जो फास्फोरिक अम्ल होता है, इतना आप नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अगर बात किया जाए दोस्तों तो फास्फोरिक अम्ल जो होता है क्या करता है? तो यह अम्लीयता को बढ़ाता है दोस्तों। यह अम्लीयता को बढ़ाता है। और जो नाइट्रोजनी क्षार है दोस्तों ये क्या करता है? तो यह क्षारकता को बढ़ाता है या क्षार को बढ़ाता है। यह क्षार को बढ़ाता है। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो जो फास्फोरिक अम्ल है ये अम्लीयता को बढ़ाता है, जो नाइट्रोजनी क्षार है यह क्षारकता को बढ़ाता है। जब यह दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं उदासीनी क्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? यह उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षार के। तो नाइट्रोजनी क्षार को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं दोस्तों। जो नाइट्रोजनी क्षार है यह 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट की बात की जाए दोस्तों तो फर्स्ट भाग है हमारा प्यूरिन और सेकंड की बात की जाए तो पिरामिडीन होती है दोस्तों। फर्स्ट हमारा जो नाइट्रोजनी क्षार था हमारा नाइट्रोजनी बेस, ये हमारा 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारा प्यूरिन और सेकंड हमारा पिरामिडीन। तो जो प्यूरिन होता है ये भी 2 भाग में बटे होते हैं। पहला है एडानिन और दूसरा क्या है दोस्तों? तो ग्वानिन होता है दोस्तों। दूसरा भाग हमारा क्या है? ग्वानिन। अगर जो पिरामिडीन है दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये 3 भागों में पाए जाते हैं। पहला हमारा क्या है? थायमीन, दूसरा हमारा साइटोसिन, और तीसरा क्या है दोस्तों? हमारा तीसरा हमारा यूरेसिल है। पहला हमारा जो प्यूरिन था उसमें क्या होता है दोस्तों? एडानिन और ग्वानिन होता है। और जो हमारा पिरामिडीन था इसमें क्या होता है? थायमीन होता है और साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं जो पेंटोज शर्करा के आधार पर हम लोग न्यूक्लिक अम्ल को 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा क्या है दोस्तों? तो पहला हमारा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा हमारा क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। पेंटोज शर्करा के आधार पर हम लोग न्यूक्लिक अम्ल को 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा क्या है दोस्तों? तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा हमारा क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो हम लोग पहले दोस्तों पढ़ते हैं डीएनए के विषय में।
डीएनए का अगर कार्य देखा जाए तो डीएनए तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह अनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों। और अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए दोस्तों तो अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है जीन। अगर सेकंड बात की जाए दोस्तों तो डीएनए का दूसरा कार्य क्या है? डीएनए का कार्य होता है यह प्रोटीन का नियंत्रण करता है दोस्तों। यह प्रोटीन का नियंत्रण करता है। बात की जाए जैसे दोस्तों तो बनाता कौन है? तो बनाता आपका आरएनए है। तो आरएनए में कौन भाग बनाता है? तो आरएनए बनाता है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं उसके विषय में। तो यह प्रोटीन का नियंत्रण करता है दोस्तों, बनाने का कार्य नहीं करता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो हम लोग दोस्तों तो जो डीएनए है पाया कहाँ जाता है? तो डीएनए आपको पाया जाता है केंद्रक में। कभी कभी क्या होता है केंद्रक नहीं आता है ऑप्शन में, तो डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए जो आपका है केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो माइटोकांड्रिया में पाया जाता है दोस्तों, माइटोकांड्रिया। अब माइटोकांड्रिया अगर आपका ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है डीएनए, में उपस्थित होता है। जो आपका है यह अनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई है डीएनए। और बात करें तो यह प्रोटीन का नियंत्रण करता है। यह केंद्रक माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट तो इसका आकार कैसा होता है? तो आकार और संरचना हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसकी संरचना के विषय में। तो चलिए दोस्तों हम लोग डीएनए की संरचना बनाते हैं। तो अगर दोस्तों हम लोग डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए की संरचना तो इसमें क्या होता है दोस्तों? तो डीएनए की संरचना में हम लोग बात करें तो यह द्विकुंडलित संरचना होती है, मतलब डबल हेलिक्स। जैसे हम लोग बात करें तो अगर सांप की जैसी ये सांप की तरीके से है तो ये कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स है। लेकिन इसमें कैसा है? डबल हेलिक्स है, मतलब इसमें दो सांप जैसे आपस में लिपटे होते हैं वैसे डीएनए हमारा लिपटा होता है। तो दोस्तों यह द्विकुंडलित होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है या डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है। द्विकुंडलित होता है। अगर बात करें दोस्तों तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? या डबल हेलिक्स सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो वाटसन एवं क्रिक ने। तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था दोस्तों द्विकुंडलित सिद्धांत। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें पाए क्या जाते हैं? तो इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन से दोस्तों? तो जो आपका पिरामिडीन और प्यूरिन है। फर्स्ट आपका जो प्यूरिन था, प्यूरिन। सेकंड आपका क्या था दोस्तों? जो नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते थे, प्यूरिन और पिरामिडीन। तो अगर हम लोग बात करें प्यूरिन के अंदर अंतर्गत हमारा क्या आता था दोस्तों? तो हमारा आता था एडानिन, ग्वानिन। इसके अंदर अंतर्गत क्या आता था दोस्तों? तो इसके अंतर्गत आता था थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल।
अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो आपका नाइट्रोजनी क्षार है, जो नाइट्रोजनी बेस है, इसमें 5 प्रकार के होते हैं, एडानिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो जो आपका डीएनए में नहीं पाया जाता, तो डीएनए में आपका यूरेसिल नहीं पाया जाता है दोस्तों। यूरेसिल जो आपका है आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है दोस्तों। और आरएनए में आपका यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन उसके स्थान पे नहीं पाया जाता है दोस्त। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए का द्विकुंडलन है किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो यह हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है दोस्तों। जैसे हम लोग बात करें ऐसी संरचना बनती चली जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो डीएनए का द्विकुंडलन है वो किसके द्वारा जुड़ा होता है आपस में, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो आपका एडानिन है वो किससे जुड़ा होता है दोस्तों, तो एडानिन आपका थायमिन से जुड़ा होता है। आपका जो ग्वानिन है ये किससे जुड़ा होता है, तो यहाँ आपका साइटोसिन से जुड़ा होता है दोस्तों। तो ATG और सी, ऐसे आपका पूरी संरचना बनती चली जाएगी दोस्तों। इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पूछता है कि डीएनए के डायमीटर की लंबाई कितनी होती है। तो डीएनए के डायमीटर जो आपका ये भाग है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डायमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। और डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो कुंडलन का मतलब कैसा कि एक बार इधर गया, इधर से इधर आया और इतना, डीएनए का एक कुंडलन ये हो गया कि इधर से गया था और फिर इधर आ गया। तो इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो डीएनए के एक कुंडल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, 34 एंगस्ट्रॉन्ग होती है दोस्तों। डीएनए के एक कुंडल की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। और डीएनए के डायमीटर की लंबाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है दोस्तों, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप लोग जैसे जानते होंगे चलिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है दोस्तों, तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि कहीं पे आपने देखा होगा कि चोरी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि डीएनए, मान लीजिए कि कहीं पे चोट लग गई किसी को या कहीं पे कुछ भी हो जाता है, जैसे कहीं पे मर्डर हो जाता है या रेप हो जाता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं डीएनए मिलाया जाता है। जैसे कोई अगर जबरदस्ती किसी के ऊपर हक जताना चाहे कि ये मेरा लड़का नहीं है, या कोई जबरदस्ती कहे कि ये लड़की नहीं है, कुछ भी अगर ये ऐसे स्थान पे आता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं डीएनए को दोस्तों मैच करवाया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की जाए तो जैसे अगर ये कोशिका अगर आपकी कहीं पे अगर आपको चोट लग जाती है, जैसे आपने सीआईडी में देखा भी होगा कि क्या करते हैं कहीं पे चोट लगी होती है और वहाँ से क्या करते हैं उसको उठा लेते हैं, उस चमड़ी को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे चोट लग गई और वहाँ पे उसकी चमड़ी रह गई, तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, उसमें उस चमड़ी को उठा के लेके जाते हैं लैब में और वहाँ पे क्या करते हैं उसके डीएनए की जांच होती है कि क्या वही व्यक्ति है या नहीं होती है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें तो डीएनए को कितनी पीढ़ी तक पहचाना जा सकता है, तो डीएनए को 4 पीढ़ी तक, अधिकतम हम लोग अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर कोशिश किया जाए तो डीएनए को 4 पीढ़ी तक ही पहचाना जा सकता है दोस्तों, 4 पीढ़ी तक पहचाना जा सकता है। अगर बात करें दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है दोस्तों, हैदराबाद में। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आरएनए के विषय में। इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे दोस्तों।
आरएनए की बात करते हैं दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज में आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है। तो राइबोसोम का कार्य होता है हमारे शरीर में कि प्रोटीन को संश्लेषण करना है, प्रोटीन का निर्माण करना। न्यूक्लिक एसिड आपने देखा ही कि न्यूक्लिक एसिड आपका जो होता है पेंटोज शर्करा के आधार पर हम लोग न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में बांटा था हमने, आरएनए और डीएनए। तो आरएनए में बात करें न्यूक्लिक एसिड हमारी क्या होती है, वही जैसे हम लोग ने देखा था अभी जो आरएनए में हमने देखा कि आरएनए में दो भागों में हमने नाइट्रोजनी क्षार को बांटा था, प्यूरिन और पिरामिडिन। तो उसी में आपका जो आता है कि आरएनए, तो आरएनए की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एक कुंडलित होता है। आरएनए हमारा यहाँ एक कुंडलित संरचना होती है। एक कुंडलित संरचना होती है दोस्तों। आरएनए हमारा दोस्तों सिंगल हेलिक्स होता है। सिंगल हेलिक्स होता है। अगर बात की जाए दोस्तों तो इसका एक कुंडलित सिद्धांत किसने दिया था, तो जो आरएनए है इसका एक कुंडलित सिद्धांत दिया था फ्रेडरिक मिशर ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था दोस्तों, तो फ्रेडरिक मिशर ने। अगर हम लोग बात करें कि आरएनए पाया कहाँ जाता है, तो दोस्तों आरएनए पाया जाता है आपका पहला तो केंद्रक में पाया जाता है, और दूसरा बात करें तो यहाँ पाया जाता है कोशिका द्रव्य में दोस्तों, कोशिका द्रव्य में। तो आपका जो आरएनए कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये केंद्रक में पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आरएनए के प्रकार के विषय में। तो आरएनए हमारा कितने प्रकार का होता है दोस्तों, यह 3 प्रकार का होता है। आरएनए हमारा कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो आरएनए हमारा 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो mRNA, सेकंड बात करें तो tRNA, और थर्ड की बात करें तो rRNA। जो हमारा दोस्तों mRNA होता है मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर से हमें पता चल रहा है क्या, मैसेज भेजने का कार्य। तो मैसेंजर आरएनए हमारा मैसेज भेजने का कार्य नहीं करता है दोस्तों। यह क्या करता है, अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। यह अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है, मदद करता है दोस्तों। तो दोस्तों जो mRNA होता है अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। अब अमीनो अम्ल को चुनकर करेगा क्या, तो जो अमीनो अम्ल को mRNA है क्या करता है, अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। और जो tRNA है क्या करता है, तो यह इसी अमीनो अम्ल की सहायता से क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। यह क्या करता है दोस्तों, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। और rRNA की बात की जाए दोस्तों तो rRNA जो आपका है राइबोसोमल आरएनए इसको बोला जाता है। तो ये क्या करता है, तो यह प्रोटीन का संश्लेषण, यह अमीनो अम्ल को चुना जिसको इकट्ठा किया उससे प्रोटीन का निर्माण हुआ, और जो प्रोटीन का निर्माण हुआ है उस प्रोटीन के निर्माण को संश्लेषण कौन करता है दोस्तों, तो संश्लेषण करने का काम करता है rRNA करता है। तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण करता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा आरएनए कौन सा पाया जाता है, सबसे कम, सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है, और सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आरएनए कौन सा पाया जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आरएनए कौन सा पाया जाता है, तो rRNA पाया जाता है दोस्तों।
आरएनए। और सबसे छोटा आरएनए, सबसे छोटे आरएनए की बात की जाए तो सबसे छोटा आरएनए भी आपका आरआरएनए होता है। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका आरआरएनए। और सबसे छोटा कौन सा होता है दोस्तों, तो आरआरएनए होता है। अगर हम लोग बात करें तो आरआरएनए जो आपका होता है 75% होता है दोस्तों। तो जो आरएनए है उसका 75% भाग कौन होता है दोस्तों, तो आरआरएनए होता है, यह 75% होता है। और जो आपका टीआरएनए होता है कितने प्रतिशत होता है दोस्तों, तो यह आपका होता है 15% दोस्तों। और हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें आप जो हमारा है एमआरएनए, यह कितने प्रतिशत भाग होता है, तो यह 10% भाग होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रह गया, अगर क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा आरएनए कौन सा पाया जाता है, तो आरएनए का कौन सा भाग है, तो वह आरआरएनए है दोस्तों। और सबसे छोटा आरएनए, आरएनए का सबसे छोटा आरएनए भाग कौन सा है, तो सबसे छोटा आरएनए है आपका आरआरएनए है। अब प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा आरएनए करता है, आरएनए का कौन सा भाग करता है दोस्तों, तो आरएनए का आरआरएनए भाग करता है प्रोटीन का संश्लेषण। और प्रोटीन का निर्माण कौन सा करता है आरएनए, तो टीआरएनए करता है, जिसे हम लोग ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र पे। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम या गुणसूत्र कह सकते हैं दोस्तों। तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कह सकते हैं दोस्तों इसे हम लोग, यह आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है, यह आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है दोस्तों। वाहक होता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों यह और क्या करता है, तो यह आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। आनुवांशिक मतलब आप समझ ही रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण को लेके जाता है। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों तो जो आपका गुणसूत्र है यह हमेशा आपका जोड़े में पाया जाता है, गुणसूत्र आपका जोड़े में पाया जाता है, में पाया जाता है। और नेक्स्ट अगर इसी में हम लोग बात करें दोस्तों तो आपका प्रदर्शित किससे करते हैं हम लोग, गुणसूत्र को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो प्रदर्शित हम लोग करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं हम लोग WXYZ से। अब आप लोग सोच रहे हैं कि WXYZ, आज तक तो हम लोगों ने केवल XY और XX पढ़ा था, तो WXYZ। तो हम लोग बात करें दोस्तों जो आपका W और Z है इसका उपयोग करते हैं हम लोग जीव जंतुओं में, जो हमारे अन्य जीव हैं जैसे पंछी हैं और कीट हैं उनके WZ का उपयोग किया जाता है। और जो X और Y है दोस्तों, X और Y इसका उपयोग किया जाता है मनुष्यों में दोस्तों, मनुष्य में। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो आपका XX गुणसूत्र होता है यह फीमेल गुणसूत्र होता है। और जो XY होता है दोस्तों इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं मेल से, यह मेल गुणसूत्र होता है। अगर हम लोग बात करें इसी में दोस्तों तो क्रोमोसोम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। क्रोमोसोम को दो भागों में, कौन से दो भाग हैं दोस्तों, तो आपको फर्स्ट भाग है आपका ऑटोसोम, ऑटोसोम्स। और सेकंड आपका क्या है दोस्तों, तो आलोसोम। क्या है दोस्तों, आलोसोम। तो अगर बात की जाए दोस्तों तो क्रोमोसोम में यह कितनी होती है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, 23 जोड़ी होती है दोस्तों, 23 पेयर्स। अगर ऑटोसोम की संख्या की बात की जाए तो ऑटोसोम्स आपका 22 पेयर्स, यह जोड़े में होता है, 22 जोड़े। अगर बात की जाए दोस्तों आलोसोम, तो आलोसोम की बात की जाए तो आलोसोम कितना होता है दोस्तों, तो एक जोड़ी होता है,
कितना होता है दोस्तों, एक जोड़ी होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग का निर्धारण कौन करता है, क्रोमोसोम का कौन सा भाग लिंग का निर्धारण करता है। तो लिंग का निर्धारण कौन करता है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है दोस्तों, तो लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है, तो गुणसूत्र का क्रोमोसोम का कौन सा भाग करता है, तो आलोसोम। आलोसोम को हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात किए जाए दोस्तों, तो जो स्त्री और पुरुष या लड़का या और लड़की जो होते हैं, इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं। कितने, तो 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। आपने देखा जैसे यक्स और यक्स वाई, जो लास्टवा गुणसूत्र है यही क्या है दोस्तों, अलग है। यही हमारा क्या है, आलोसोम है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर मान लीजिए कोई स्त्री, अगर किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है और आने वाली संतान जो है, जो बच्चा जन्म लेगा, अगर वह बार बार, अगर जो स्त्री है उससे बार बार जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो लड़की है दोस्तों, अगर बार बार उस लड़की ही जन्म हो रही है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों, तो कमी किस में है, कमी की बात की जाए तो कमी किस में है दोस्तों, लड़के में है। क्यों, क्योंकि वाई गुणसूत्र यानी जो लड़के को जन्म देने वाला गुणसूत्र है किसके पास है दोस्तों, तो वह गुणसूत्र किसके पास है, वह लड़के के पास है। तो अगर किसी भी लड़की की शादी होती है, किसी भी लड़की लड़के की, तो अगर लड़की बार बार, जो महिला है अगर वो बार बार लड़की को ही जन्म दे रही है, तो इसका मतलब है कि कमी किस में है, तो कमी है लड़के में दोस्तों। कमी किस में है, लड़के में। क्यों, क्योंकि लड़के के ही पास तो वाई गुणसूत्र है जो कि लड़के के निर्माण में सहायक होता है दोस्तों। तो जैसे हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कैसे रिएक्शन किया जाएगा, कि इसका गुणा किया जाए जैसे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो जैसे यक्स से हम प्रदर्शित करते हैं किसको, लड़की को प्रदर्शित करते हैं, और यक्स वाई से किसको प्रदर्शित करते हैं, तो यक्स वाई को हम लोग लड़के को प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा क्या है, फीमेल है दोस्तों, ये हमारा क्या है, मेल है। तो अगर हम लोग मान लीजिए लड़की का यक्स गुणसूत्र और लड़के का यक्स गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, तो यक्स मिलते हैं, यानी लड़की का निर्माण हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, लड़की का यक्स गुणसूत्र और लड़के का वाई गुणसूत्र अगर हम मिलाते हैं, तो फिर हमारे लड़के का निर्माण हो रहा है। अगर हम लोग फिर बात करें लड़की का यक्स गुणसूत्र और लड़के का भी यक्स गुणसूत्र, तो भी यक्स यानी लड़की का निर्माण हो रहा है। लड़की का यक्स गुणसूत्र और लड़के का वाई गुणसूत्र, तो लड़के का निर्माण हो रहा है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, इसमें हमने यह देखा कि जो हमारी 50% चांसेस क्या है, 50% चांस है कि लड़की होगी। 50% चांस क्या है दोस्तों, लड़की होगी, और 50% ही चांस हमारा क्या है, लड़का होगा। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि जो आने वाली संतान है वो क्या होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। तो इसमें हमने देखा कि जो 2 बार तो लड़की और 2 बार लड़के हो रहे हैं दोस्तों। तो जो आने वाली संतान है वो क्या है, लड़की भी हो सकती है, 50% चांस है, और 50% चांस क्या है दोस्तों, तो लड़का भी हो सकता है। जैसे हम लोग 100% मान के चलते हैं, तो 50-50% हमारे चांसेस हैं कि लड़की होगा या लड़का होगा दोस्तों। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि गांव में या कहीं पे भी आप लोग देखते हैं, पहले की परंपरा क्या थी दोस्तों, तो पहले की परंपरा यह थी कि अगर कोई भी महिला बार बार अगर लड़की को जन्म दे रही है, तो इसमें क्या होता था, पहले के लोग मानते थे कि हमारे वंश को चलाने के लिए लड़के की आवश्यकता होती है। तो वो पहले क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो महिला है, जो उनकी बहू है, क्या करे, बच्चे को जन्म दे, यानी लड़के को जन्म दे, ना कि लड़की को। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे वंश को कौन चला सकता है, केवल लड़का ही चला सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों का
डीएनए और आरएनए सब हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है दोस्तों जो आपको नहीं समझ में आए या हमसे जो छूट गए, अगर आप कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। अगर आप लोगों को दोस्तों जानना है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको अलग से एक वीडियो बना देंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।